नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है बेटियों का फर्ज। सुबह के 4 बजे मोबाइल की घंटी बजने के साथ ही रूहानी की नींद टूट गई। इतनी सुबह किसका फ़ोन होगा, कहते हुए हड़बड़ाहट में उसने फ़ोन उठाया तो उसके भाई की आवाज़ आई, रूहानी, पिताजी की तबीयत नाजुक चल रही है। कल शाम से हालत कुछ ज़्यादा ही खराब हो गई है। तुम्हें याद कर रहे हैं, रूंधे स्वर में उसने कहा और फोन रख दिया। रमाकांत जी अपनी जिंदगी के आखिरी दिन गुजारते हुए बिस्तर पर पड़े थे। अंतिम समय में उनकी पूरी जिंदगी जैसे उनकी आंखों के आगे घूम रही थी। अंतिम सांसें गिन रहे हैं। घर की गरीबी को देखते हुए कम उम्र में ही रमाकांत जी ने नौकरी करनी शुरू कर दी और फिर अपने कमाए थोड़े से पैसे लगाकर एक छोटा सा कपड़े का व्यापार शुरू किया। माता पिता के आशीर्वाद से उसमें सफलता मिलने लगी और उनका व्यापार फल फूल गया। धीरे धीरे उन्होंने अपना नया घर बनाया। फिर शारदा जी के साथ उनकी शादी हुई तो दोनों ने मिलकर माँ बाप की सेवा के साथ साथ बाकी की जिम्मेदारियां भी बखूबी निभाई। पहले उनका बेटा रोहित पैदा हुआ। उसके 2 वर्षों बाद बेटी रूहानी का जन्म हुआ। लेकिन रमाकांत जी का लगाव हमेशा अपनी बेटी से रहा। बेटे से पहले वह हमेशा अपनी बेटी को सर आंखों में रखते। पढ़ाई में भी रूहानी बहुत अच्छी थी, जबकि रोहित कभी पास होता तो कभी फेल हो जाता। उसे नालायक कहकर पुकारना पिता की आदत सी बन गई थी, या यूं कहूँ कि उसका नाम नालायक पड़ गया। बड़ी होकर रूहानी ने MBA की पढ़ाई की और अपने पैरों पर खड़ी हो गई, जबकि रोहित ने पिता के बिजनेस को आगे बढ़ाया। माँ बाप ने बेटी को अच्छा सा लड़का ढूंढकर ससुराल विदा किया और दूसरी तरफ बहू लेकर आए तो मानो ऐसा लगा जैसे गंगा नहा बैठे हों। रमाकांत जी बेटी की विदाई दिल पर पत्थर रखकर नम आंखों से की। हर समय बेटी को याद कर आंसू बहाते। शारदा जी उन्हें समझाती कि बेटियां तो पराई होती हैं, इतना मोह माया क्यों रखते हैं, उन्हें तो एक दिन जाना होता है दूसरे घर। समय अपनी रफ्तार से चलता रहा। करीब 3 वर्ष पहले उनकी पत्नी शारदा जी उनका साथ छोड़कर स्वर्ग सिधार गई। सारी पुरानी यादें उनकी आंखों के सामने किसी चलचित्र की तरह घूमती जा रही थी। उनकी आंखों में नमी बरकरार थी। रमाकांत जी की हालत सीरियस जान उनके कुछ करीबी रिश्तेदार भी उनका हाल चाल जानने आ गए थे। बेटा बहू और सभी रिश्तेदार उनके आसपास चिंतित हुए बैठे थे। पूरे घर में इतना सन्नाटा पसरा हुआ था कि घड़ी के सुई के चलने की भी आवाज आती। आसपास पसरी खामोशी से रिश्तेदार उबने लगे थे। तभी अचानक एक बड़ी सी गाड़ी उनके घर के बाहर आकर रुकी और रमाकांत जी की बेटी रूहानी और उनका दामाद उस गाड़ी से निकलकर जल्दी से घर के अंदर पहुंचे। बेटा बहू, पोता पोती और सगे संबंधी उनके बिस्तर के इर्द गिर्द ही बैठे थे। रूहानी और उसके पति के आने के साथ ही कमरे में अचानक चहल पहल शुरू हो गई। उसी का तो इंतजार था सभी लोगों को। बेटी को देखते ही रमाकांत जी की आंखों में एक चमक आ गई। आते ही रूहानी रोते हुए अपने पिता से लिपट गई। आ गई मेरी लाडो, कितनी देर कर दी? रमाकांत जी ने लड़खड़ाते स्वर में पूछा तो दामाद ने भी पैर छूकर ससुर जी को प्रणाम किया। इस समय वकील साहब कमरे के अंदर आ गए।
सभी रिश्तेदारों की नज़र उन पर ही टिकी हुई थी। वकील साहब ने वसीयत पढ़नी शुरू की। मैं रमाकांत शर्मा अपना यह बड़ा मकान अपने बेटे बहू के नाम पर करता हूँ और मेरी दुकान और बिजनेस पर भी केवल मेरे बेटे का हक होगा। मेरे बैंक अकाउंट में जितने भी संपत्ति है उसका आधा हिस्सा मेरे बेटे बहू का होगा। उसमें से 1/4 हिस्सा मेरे पोता पोती का और 1/4 हिस्सा मैं अपनी बेटी रूहानी को देता हूँ। शारदा जी के गहने अपनी बहू अलका को मैं सौंपता हूँ। वसीयत का यह बंटवारा सुनते ही जैसे आसपास खड़े सभी लोगों को एक अचंभा सा लगा कि रमाकांत जी जैसे आधुनिक विचारों वाले व्यक्ति जो अपनी बेटी से इतना अधिक प्रेम करते थे, उन्होंने आज अपनी बेटी को बिल्कुल पराया ही कर दिया। रूहानी तो अभी तक सदमे में थी। बड़ी मुश्किल से खुद को संभालते हुए भरे गले से बोली, पापा आपने तो मुझे बिल्कुल नज़रअंदाज ही कर दिया। अपने नालायक बेटे को आपने सब कुछ दे दिया और मेरे बारे में बिल्कुल नहीं सोचा। हमेशा मेरी लाडो कहने वाले पापा कितना मुझ पर नाज रखते थे, तो आज क्या हुआ? वसीयत आपने पूरी अपने बेटे को दे दी। क्या बेटी बहू ने आपको डराया धमकाया है? मैंने हमेशा इस समाज में आपका सिर ऊंचा किया और आपने मुझे ही पराया कर दिया। आप शायद भूल रहे हैं पापा, हमारा कानून बेटा और बेटी को माँ बाप की संपत्ति में एक समान अधिकार देता है। इस हिसाब से तो आपने मेरे साथ अन्याय किया है। बेटी की बात सुनते ही रमाकांत जी थोड़ा सा मुस्कुराए और कपकपाती आवाज में बोले, बेटी रूहानी, तू हमेशा मेरे दिल के करीब रही है। मैंने तुझे तेरे भाई से भी ज़्यादा प्यार किया है, लेकिन बिटिया मैंने जो फैसला किया है सोच समझ कर ही किया है। तू MBA करना चाहती थी, अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती थी, तो मैंने उसमें तेरा साथ दिया। जीवन के हर मोड़ पर एक पिता की जिम्मेदारी मैंने अच्छे से निभाई। तेरी पसंद के लड़के से तेरी शादी करवाई और उसे अपने दिल से अपनाया। अपना हर कर्तव्य हम लोगों ने बखूबी निभाने की कोशिश की है। और रही बात कानून की, तो वकालत तो मैंने नहीं पढ़ी, लेकिन इतनी जानकारी जरूर है कि जिस अधिकार की तुम बात कर रही हो वह अधिकार पिछली पीढ़ियों से चली आ रही पुश्तैनी संपत्ति पर होता है। और यह बात तो तुम्हें भी मालूम है कि जिस गरीबी में हमारे पुरखों ने जीवन जिया है, उनके पास कोई संपत्ति थी ही नहीं। संपत्ति तो दूर, घर का गुजारा ही बड़ी मुश्किल से चलता था। 2 वक्त के खाने के लाले पड़े थे। आज मेरी संपत्ति, मेरी जायदाद बांटने का हक सिर्फ मेरा है। और संपत्ति के इस बंटवारे के पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। बेटी, जब तक तेरी माँ जिंदा थी, तेरे भाई भाभी ने हम दोनों की खूब सेवा की। 3 वर्ष हो गए तुम्हारी माँ को गुजरे हुए, लेकिन तेरे भाई भाभी ने कभी मुझे किसी चीज की कमी नहीं आने दी। जरूरत से ज्यादा ख्याल रखा। 1 वर्ष से मैं बिस्तर पर पड़ा हूँ। तेरी भाभी ने पौष्टिक खाना बनाकर खिलाने से लेकर मेरे गंदे कपड़े धोने तक के सारे काम एक पैर में खड़े होकर किए। हालांकि शारदा जी के तूने बहुत बार कान भरे थे कि भाभी के साथ अच्छे से पेश ना आए। भाभी की नज़र तुम्हारी दौलत पर है। और शारदा देवी अपनी बहू को तंग करने लगी तेरे बहकावे में आकर। पर फिर भी बहू एक समझदार इंसान की तरह शारदा जी के बुढ़ापे में बहुत सेवा
की। चाहती तो मेरी बहू आजकल की लड़कियों की तरह अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ सकती थी। 3 सालों से तेरी भाभी हम लोगों की सेवा के आगे अपने मायके का मुंह नहीं देखा। जब भी उसकी माँ बुलाती तो यही कहती, माँ मेरी सास ससुर ही अब मेरी दुनिया है, अभी उनकी तबीयत सही नहीं है, बाद में आऊंगी कह टाल देती। मेरी संपत्ति तो मेरे मरने के बाद उन्हें ऐसे ही मिल जाती, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। और मेरा बेटा रोहित, जिसे मैं आज तक नालायक बोलता आया था, उस बेटे ने मेरी गंदगी तक साफ की है। रात रात तक बैठकर मेरी टांगे दबाता है। भोजन का एक-एक निवाला मुझे अपने हाथों से खिलाता है। स्कूल की पढ़ाई में भले ही फेल हो गया, लेकिन जिंदगी की पढ़ाई में पास हो गया। और ये मेरे दोनों पोता पोती जो दिन भर मेरे आगे पीछे मंडराते हुए मेरा दिल लगाकर रखते हैं, दादू दादू करते थकते नहीं हैं। इतना प्यार करने वाला परिवार शायद किसी को मिलता होगा। कहते कहते उनकी आंखों से आंसू बहने लगे और फिर बोले, बेटी अंतिम समय में तेरी माँ तुझे याद करती रही, तुझसे मिलने के लिए तड़पती रही। अरे अगर कुछ दिन उसके पास रहकर उसकी सेवा नहीं कर सकती थी तो कम से कम 1-2 घंटे के लिए मिलने तो आ सकती थी ना। लेकिन तुझसे इतना तक भी ना हुआ। माना कि शादी के बाद ससुराल की जिम्मेदारियां निभानी जरूरी होती हैं, लेकिन कई बार ऐसे अवसर आए जहां हमें तेरी बहुत ज़्यादा जरूरत थी। तेरी भाभी अकेले पड़ जाती थी। कई बार तुझे बुलावे भेजे, लेकिन तू बुलाने से भी नहीं आई। अपनी मरती हुई माँ से मिलने से ज़्यादा जरूरी तुझे अमेरिका घूमना लग रहा था। अपने पिता की बातें सुन रूहानी की नजरें झुक जाती है। उसे अपने किए पर पछतावा होने लगा। कहते कहते रमाकांत जी की सांस उखड़ने लगी। फिर बड़ी मुश्किल से केवल इतना ही बोल पाए, मेरी केवल यही दुआ है कि मेरे बच्चे हमेशा सुखी रहे। ऐसा कहते हुए उन्होंने अपने दोनों हाथ उठाकर उन सब की ओर देखते हुए आशीर्वाद दिया और हमेशा हमेशा के लिए परलोक सिधार गए। लेकिन जाते जाते दुनिया वालों के सामने एक मिसाल पेश कर गए और यह संदेश देकर गए कि अधिकार जताने से पहले फर्ज निभाना जरूरी होता है। दोस्तों, माना बेटियां पराई होती हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि शादी के बाद हमारे माँ बाप के प्रति कोई फर्ज नहीं है। बेटियां, अगर आप मायके में हक जताती हैं तो आपको अपना फर्ज निभाना पड़ेगा। दोस्तों, आई थिंक आपको ये कहानी बहुत अच्छी लगी है, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी सुनने के लिए दिल से धन्यवाद।